और एक वैद्य का ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी दवाइयाँ भी कड़वी हो और वो भी कड़वा रहे, क्योंकि किस तरह की चीजें शोधन करती हैं, चाहे वो दवा हो चाहे वो वाणी हो। यहाँ सिद्धांत बोलता है मीठी बातें करने वाले लोग और खाना दोनों एक दिन मूत्र रोग बन जाते हैं। इसीलिए अपने व्यक्ति, अपने मरीज के रूप में जब कोई बैठता है उस चेयर पे, तो आपको उससे ऐसे ही पेश आना है जैसे एक अध्यापक को आना चाहिए एक विद्यार्थी को, कभी डांट के कभी प्रेम से। अगर सिर्फ डांटते रहेंगे तो आपसे कभी इज्जत नहीं करेगा, सिर्फ प्रेम करते रहेंगे तो कभी बात नहीं मानेगा और वो बूढ़ी बुआ बन जाएगा। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम सबका मकसद होना ही चाहिए सशक्त बनना, मजबूत बनना, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर एक प्रकार से। जैसा आप पहनते, जो कपड़े आप पहनते हैं, जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं, वो सब कुछ शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, बेस्ट नहीं। आप अगर हेयर रैबिट का कपड़ा नहीं पहनते हैं, कोई और भी कपड़ा पहनते हैं, तो भी वो सबसे साफ होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, अगर आप मराठी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, मराठी हिंदी अगर आप मराठी में बात करते हैं, अगर आप हिंदी में बात करते हैं, तो वो भी सबसे शुद्ध होनी चाहिए, सबसे बेस्ट होनी चाहिए, मिश्रित नहीं होनी चाहिए, आधा मराठी और आधा हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में तो भाई मराठी बोलने का, आमची मुंबई, इधर है तो हिंदी आने का। आप जहां पर जिस प्रकार से हैं वहां पे सबसे बेस्ट फॉर्म में अगर रहते हैं, सबसे शुद्ध फॉर्म में रहते हैं, तो सब कुछ आपके साथ बेहतर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर नहीं है, वैद्य हैं, तो प्लीज डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप कभी नहीं बन सकते। आप एक एमबीबीएस के डॉक्टर से ज्यादा एलोपैथी का ज्ञान कभी हासिल नहीं कर पाते। इस कटु सत्य को जितना जल्दी निकल जाइए, चाहे आप इंक्यूबेट करना भी आता हो, चाहे आप एलोपैथी सेंटर में 15 साल काम करते हो, तो भी आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से इज्जत नहीं प्राप्त कर सकते सामने वाले की आंखों में। पर आप उसके आधे के आधे समय पर एक संपूर्ण वैद्य बनके उससे अधिक इज्जत जरूर पा सकते हैं, एक क्लिनिक रन करके, अस्पताल भी नहीं। क्योंकि आज भी भारत वो देश है जहां पर वैद्यों को पैर छुए जाते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं। जब बड़े बड़े वृद्ध आपको प्रणाम करेंगे इज्जत से, तब आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो आपके अनुभव को नहीं देखते, आपकी उम्र क्या है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन मरीज को सिर्फ उनका इलाज चाहिए होता है, जल्दी जल्दी चाहिए होता है, जिससे वो पीड़ित हो रहे होते हैं। तो हमें उन मरीजों को हासिल करना है जो हमारा भला करें, क्योंकि आप आयुर्वेद का भला नहीं कर सकते, आयुर्वेद आपका भला कर सकता है। हम इतने काबिल अभी नहीं है कि आप आयुर्वेद में एक 20 श्लोक लिख पाएं, एक अक्षर तक आप नहीं जोड़ सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है। मैंने कई बार देखा इंटरनेट पे कोई लोग बोल रहे थे कि संहिता से इस चैप्टर को हटा देना चाहिए, इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। क्या ही बोलूं मैं, इससे बड़ी बेवकूफी की बात हो ही नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा बात दूसरी है, हटाने और ऐड करने की बात मुंह में जबान पे भी विचार भी नहीं आना चाहिए हमें। सूत्र स्थान से आगे ये औषधालय में जा ही नहीं पा रहा है। निदान चिकित्सा इंद्रिय तक पहुंच पाने से पहले ही हमारा काम बन जा रहा है। इतना विशाल है हमारा संहिता, इतने बौद्धिक क्षमता उनकी अधिक है कि हम पूरी किताब भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। हमारा काम 30 चैप्टर में हो जा रहा है, बाकी 90 में क्या लिखा है और कैसे मरीज ठीक हो रहे हैं वो बात की बात है। किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार से इन बातों को ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि जो मैं बातें बता रहा हूँ मैं बहुत पुराना वैद्य बन चुका हूँ और मैं किस पे हाथ रखता हूँ तो मरीज ठीक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई चिकित्सक नहीं है जिसका फेलियर रेट नहीं है। डॉक्टर्स दुनिया में कहा जाता है जितना बड़ा डॉक्टर उतनी बड़ी गलती है ना, तो जितना छोटा डॉक्टर उतनी अच्छी उतनी कम गलती। इसीलिए गलतियां करने से मत तो डरिएगा। गलतियां करने से जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही जल्दी आप सीख पाएंगे। दूसरे आपसे काबिल सिर्फ रिस्क फैक्टर्स हैं कि वो ज्यादा बेहतर गहराई से रिस्क ले सकते हैं चीजों के लिए। हमारा जो मकसद है इस बूट कैंप है या फिर ये पूरी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका मतलब ये कि हम लोग ये बनिएगा। गरीबों का इलाज करने के लिए गवर्नमेंट्स के डॉक्टर्स होते हैं, फ्री में इलाज करते हैं, 1 रुपया पर्चा बनता है, पर्चा बनाया, दवा दी, कर दिया, वो ठीक भी हो जा रहे हैं। वहाँ पर कोई मर्सिडीज से गाड़ी लेकर आएगा और इलाज कराएगा और वो स्थिति देखेगा ना, कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मानसिक तौर पर उसने स्वीकार ही नहीं किया है इसका इलाज 1 रुपया हो सकता है।
क्योंकि वो 750 रुपये की स्टारबक्स में कॉफी पीता है। तो एक में दवाइयाँ कैसे मिल सकती हैं उसको? उसका मानक शुरू होता है 750 रुपये से। और वैसे किसी भी लोगों को नहीं मानने वाला है जो उसको कन्विंस ना कर पाए, क्योंकि उस सामने वाले के पास अधिक कम धन है उससे, और धन एक ऊर्जा होती है। अधिक ऊर्जावान आदमी कम ऊर्जावान की बात ही नहीं मानेगा। इसीलिए हमें फोकस करना है इन पे, क्योंकि अगर आप आईएएस का इलाज करते हैं तो आईएएस के ड्राइवर भी आपके पास आने वाले हैं। आईएएस का ड्राइवर का आप इलाज करेंगे तो आईएएस आपके पास नहीं आने वाला है। दोनों बहुत अंदर है। और हमको यहाँ तक पहुँचना है तो सबसे आसान तरीका जो हो सकता है वो ये है कि सिर्फ अपने ऊपर काम करना। हम बैनर्स नहीं लगा सकते गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में कि आप अपना प्रमोशन भी नहीं कर सकते टेक्निकली, आप कहीं पोस्ट तक नहीं कर सकते कि आप चिकित्सक हैं, टेस्टिमोनियल्स भी अपलोड नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो अभी चलान नहीं कट रहा है, 10 साल बाद एनसीआईसन के कुछ सरफरे आएंगे और आप चलान काटना शुरू कर देंगे। तो मरीज हम तक पहुंचे कैसे? यहाँ पे एंटर करता है आस्था और तर्क, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है। आयुर्वेद का आध्यात्मिक स्तर जो ऊर्जा का केंद्र बनता है, आपके पास एनर्जी सिर्फ हाई से लो ट्रैवल कर सकती है। तो अगर आपको किसी लो एनर्जी के व्यक्ति को अपने पास आकर्षित करना है तो आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा पे काम करना है। हम यहाँ अग्निहोत्र यज्ञ जब से करना शुरू किए हैं, हमारा पेशेंट 4 गुना बढ़ गए हैं सिर्फ यज्ञ करने से, पोस्ट करने से नहीं, क्योंकि वो प्रभाव ही ऐसा है। क्योंकि प्रारब्ध एक सिद्धांत है दर्शन का कि जिसको जहां ठीक होना होता है वो रास्ता बनाकर आप तक पहुंच जाता है। तो अगर आप जितना ज्यादा सत्ववान होंगे एग्जैक्टली उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसीलिए अस्पताल भले गांव में हो ना चले, पर कोई वैद्य, बहुत काबिल वैद्य होता है गांव में, तो शहर के लोगों की गाड़ियां वहां खड़ी होना शुरू हो जाती है। सत्व, इसलिए जितना ज्यादा अपने ऊपर काम कर सकते हैं उतना काम कीजिए। सत्वाजय चिकित्सा खुद लेना शुरू कीजिए। वो सारे कर्म जो वैद्य के लिखे गए हैं 4 गुण चतुष्पाद में, उन सबको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कीजिए। आयुर्वेद भी एंटर करेगा, वास्तु भी आएगा, ज्योतिष भी आएगा। अपने क्लिनिक की संरचना ऐसी करिए जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट हो। उन वस्त्रों को पहनना शुरू कीजिए, उस रंग के वस्त्रों को पहनना शुरू कीजिए जो ज्योतिष के अनुसार आपको अनुमति देते हैं। आयुर्वेद अगर कहता है कि आपको औषधि धारण करनी चाहिए तो आपको करनी चाहिए। इससे आपका बैंडेड लगना शुरू होता है, आपके घाव, आपकी जो लो एनर्जी है वो लगातार हाई बनना शुरू होती है और आप इनको अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। क्योंकि जिनके पास अक्सर धन होता है उनके पास स्वास्थ्य नहीं होता, और वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आपको आएंगे ही आएंगे। क्योंकि सबका जो प्रारब्ध होता है एग्जैक्टली वही उतना ही उसको ठीक कर सकता है, वहीं तक वो आ सकता है। वो लाइन आप तक आए, इसके लिए आपको तीनों शास्त्रों का ज्ञान या एप्लीकेशन आपके पास होना बेहद जरूरी है। अगर किसी का इंटरेस्ट मंत्र में नहीं है, अगर किसी का इंटरेस्ट पारायण में नहीं है, तो उसको एक बार करके देखना शुरू करिए। क्या पता सिर्फ यही लूप होल हो आपके लाइफ का। अगर कोई आध्यात्मिक है और अगर आपको फाइनेंस का ज्ञान नहीं, फाइनेंस का या वाणिज्य का ज्ञान नहीं, इसलिए आचार्य सुश्रुत ने वैद्य के गुण में व्यापार भी बताया, व्यापारी भी बताया कि आपके अंदर फाइनेंस को संभाल पाने की भी ताकत होनी चाहिए, वरना तो आपकी लंगा अध्ययन हो जाएगा आपके क्लिनिक का कि जितने का ललना नहीं उतने का पलना हो जाएगा। दवाइयाँ ही आप 1000 की खरीद रहे हैं और वेट 500 में। इसलिए जो जितना डिजर्व करता है आपका उतना अधिकार बनता है। इसीलिए इन तीनों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। शुरुआत कीजिए अपनी खुद की चिकित्सा से। आप बीमार होते हैं, माइग्रेन आपको अटैक आता है, हेडेक होता है, और आप खुद ब्रूफेन खा रहे हैं और आप सामने वाले को लिख रहे हैं, तो कथनी और करनी में अंतर हो गया, सब तो आपका कम हो गया और अविश्वास फैला। आपके पास मरीज इसलिए भी नहीं आता है, कहीं और इलाज करा लेता है क्योंकि आप पे वो विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आपको करते हुए नहीं देख रहा है। जो दवा आप अपनी मम्मी को दे सकते हैं वही दवा आप किसी की भी मम्मी को दे सकते हैं। अगर दशमूल आपकी मम्मी को आप लिख रहे हैं और दे रहे हैं, बना कर दे रहे हैं, एग्जैक्टली दशमूल से ठीक होने वाला मरीज आपके पास आता है। हमारे औषधालय का बड़ा पुराना चलन है, हम जो दवा बनाते हैं उसके 3 दिन बाद उसका मरीज आ जाता है। जो लोग पारायण में होंगे या फिर जो लोग भी यज्ञ या कुछ ऐसी चीज करते होंगे, उनको ये अंदाजा होगा कि जैसे ही कोई दवा बनाते हैं
3 दिन बाद उसका मरीज आता ही आता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। मतलब आप ये कैसा चमत्कार हो सकता है किसी के साथ कि दवा बन गई उसके बाद मरीज आ रहा है, आपको पता भी नहीं वो कहाँ जाने वाली है। और ये तब होना शुरू होता है जब आपका भाव उत्पन्न होता है, सत्व उत्पन्न होता है। आप जिस भाव से बना रहे हैं, अगर दवाओं को बना रहे हैं बेचने के पर्पज से तो वो कभी नहीं आएगा। और उस भाव से आप बना रहे हैं जिस भाव का इस्तेमाल करके मरीज ठीक होने वाला है, तो ठीक होने वाले मरीज आपसे टकराना शुरू हो जाएंगे। किसी रोगी का ठीक होना या ना होना बहुत से अनेक फैक्टर पर निर्भर करता है। चिकित्सा पर आप जिस भाव से करते हैं वही भाव उसके शरीर में ट्रैवल होता है। मैंने आपसे वहां पे कहा था कि मैं कुछ ऐसे वैद्यों को जानता हूं जो त्रिफला का ही सिर्फ प्रयोग करते हैं अपने प्रिपरेशंस में। कि कैसे हो सकता है कि जहां पर त्रिभुज कीर्ति लघु सूचकर फेल हो जाए, वहां पर सिर्फ एक वैद्य इतने सालों से सिर्फ त्रिफला पे ही काम किया जा रहा है और लोग उसके रोगी ठीक हो रहे हैं। भाव, वो मंत्रों के सहारे उसमें भाव देता है और वो त्रिफला कुछ भी बन जाता है। आपने सुना होगा वो एक जन है, वो मिट्टी में दे देते हैं तो वो आदमी ठीक हो जाता है। ग्लूकोज को दे दो ना, अगर आपका मंत्र बहुत मजबूत है, ग्लूकोन-डी को भी अगर दे दो वो शीतोपलायन की तरह काम करेगा। अगर वो भाव उत्पन्न हो गया है तो, जिस भाव से आप शुरुआत करते हैं। इसीलिए जब आप औषधियां निकालते हैं, जब औषधियां बनाते हैं, तो आपके मन में भाव क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मकसद होलसेल पैसा कमाना है, ये प्रीमियम कंसल्टेशंस, मैंने कहा ना हमें जो बचपन वाला जो मकसद था कि हम अमीरों से पैसे लेके गरीबों का इलाज करें, वो भाव था। पर समय के साथ, गृहस्थ के साथ वो भाव बड़ा कमजोर हो गया। वैद्य का जो भाव है सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए पीड़ा हरना। सामने वाला जो बैठा है वो बेहतर महसूस करे आपसे, जब वो जगह छोड़े तो जाए और वो बेहतर महसूस करे। आपका भाव सिर्फ ये होना चाहिए। आपकी किस्मत में जितना धन लिखा है उससे अधिक आपको मिलेगा अगर आप संहिता का सम्मान भी करते हैं तो। सम्मान भी करते हैं, प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने का कोई टाइमलाइन नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आपको मेरे 15 दिन का समय मेरे पास क्या, मेरे पास इतना धन आ जाएगा। गुल्लक नहीं है भाव, कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इसीलिए जब भी आप कोई औषधि बनाएंगे या पेड़ उखाड़ कर कोई दवा बताना भी शुरू कर रहे हैं तो इस भाव से बताइए कि वो औषधि अपने रोगी का रोग दूर करे। ये नहीं कि सामने वाला पैसा मुझे कितना देगा। आपकी किस्मत में जितने पैसे लेंगे वो आपको दे देगा, शायद आपको ज्यादा भी दे दे। क्या आपको कोई ऐसा पेशेंट रिफर कर दे जो आपको अधिक ताले खोल दे। अक्सर हम गलती कर रहे होते हैं और ये मूल गलती है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है, आपने सेट नहीं किया है, ये स्वाभाविक है क्योंकि हम सबकी जरूरतें हैं। इसीलिए उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भाव बेहद जरूरी है। प्रीमियम कंसल्टेशन, आपका भाव ये नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसे मरीज अट्रैक्ट करने, बल्कि भाव हमारा ये होना चाहिए कि हमें ऐसे मरीजों को ठीक करना है ताकि वो हमें मुंह मांगा पैसा दे। ये सिर्फ भावना का अंतर है। एग्जैक्टली यही भाव शब्द इस्तेमाल करता है। 7 भावना दी गई पान के पत्ते की, 3 भावना दी गई बचा की, ये दिया गया स्फटिक में इतने रत्ती की भावना, 7 दिन तक भावना दी गई, 3 दिन तक भावना दी गई, शुद्धि की भावना दी गई, नागरमोथा की तमाम दी गई। ये भावना है क्या? ये जो भावना है, ये भैषज रत्नावली, भाव प्रकाश, चरक संहिता, जितनी भी संहिताएं हैं, ये सब कुछ ये जो शब्द इस्तेमाल करती हैं भावना। अगर आपको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं भी है, हिंदी का भी सिंपल सा ज्ञान है, तो भी जो आप भावना से महसूस करती है वही मतलब है। आप जो पिरो रहे हैं एक दूसरे में, वही है भावना। इसलिए औषधि निर्माण और प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त आपका भाव शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम ये है कि वो रातों रात नहीं हो सकता। इसीलिए आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, इसीलिए यज्ञ जरूरी है, इसीलिए औषधि सेवन जरूरी है, इसीलिए बाकी सारी चीजें जरूरी है। अगर आप कोई दवा सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि उससे मुझे धन मिल जाए, यकीन मानिए आपकी लाइफ स्पैन 5 साल तक की है सर। एक युग बदलेगा और आपका आर्थिक स्थिति डोल जाएगी। इसीलिए जितने नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, आपने देखा होगा, 10,000 एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ओडी किए गए, सर्वाइव सिर्फ 6 करते हैं। खुल तो जाती हैं, चल नहीं पाती हैं, क्योंकि जो वो एंटरप्रेन्योरशिप जो गैप होता है वो
आर्थिक लाभ के लिए हो रहा होता है, सामाजिक लाभ के लिए नहीं हो रहा होता है। इसीलिए सक्सेस रेट बहुत कम है हमारी दुनिया में भी। और आज के टाइम पर सबसे टॉप पर जो वैद्य हैं, सबसे टॉप पर जो वैद्य है, समीर सर, तपन सर, आप दमिया सर, जो भी वैद्य हैं, आप उनसे अगर 5 मिनट उनका समय आपको मिल जाएगा ना, आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति दिख रहा है ये है नहीं, इसको सिर्फ धन नहीं चाहिए और पर्याप्त धन है सबके पास, क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं इसलिए मिल गया। मेबक से चलते हैं सभी सर, मेबक बादशाह के पास है भाई, रैपर के पास है मेबक। वो उस कलर का वो सूट पहनते हैं और वो पीछे अपनी सीट पर बैठ के जब करते रहते हैं, मन चलता रहता लगातार, मतलब कि वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अपनी गाड़ी से, उसमें बैठ के भी, क्योंकि वो उनको मिली है उनकी सिद्धि पे। और वो भावना जब वो दे रहे होते, जब किसी को बता, अपने स्टूडेंट को या फिर जब भी किसी रोगी को कोई रोग चिकित्सा सुख दे रहे होते हैं, तो उनकी भावना मेबक में पेट्रोल बनाने वाली नहीं होती है, सिर्फ ये रहती है कि जितना जल्दी ठीक होगा उतना मेरा फायदा है। रोगी के ठीक होने में एक वैद्य का फायदा है, बीमार होने में नहीं। क्योंकि आज की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो आपको सिर्फ बीमार रखना चाहती है, टेस्ट कराकर, डेली टेस्ट कराकर, सामने दिखाकर कि तुम्हारा यही औकात है, तुम इतना ही LFT डिजर्व करते हो, तुम्हारी किडनी में इतना ही यूरिया होना चाहिए, और अगर इससे अधिक यूरिया होगा तो तुम गए तुम्हारा डायलिसिस। दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क। इसलिए अगर आपको वहां तक पहुंचना है, उस जगह अट्रैक्ट करना है किसी को, तो वो भावना डेवलप करना आपको बहुत जरूरी है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके विकास के लिए। और जर्नी पे जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हैं उतनी जल्दी इस जर्नी को शुरू करिए। आई प्रॉमिस दिस कि जैसे आप इसको शुरू करेंगे विद इन 40 डेज, क्योंकि 40 दिन लगते हैं 7 धातुओं तक पहुंचने में, वो भावना 7 धातुओं तक पहुंचेगी, 40 दिन के अंदर आपको फर्क आना शुरू होगा। आई कैन प्रॉमिस दिस बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। हमारी आयुर्वेद की दुनिया एग्जैक्टली इसी तरीके से ही काम करती है। 40 दिन अगर आपको अंतर चाहिए तो 40 डेज तक जप कर लीजिए, 40 डेज तक मंत्र कर लीजिए, या ऐसा कोई विचार कर लीजिए जो आप 40 डेज तक फॉलो करते हैं। 21 डेज तो हम लोग नहीं मानते, 40 डेज थोड़ी मानते हैं। रस तक जाएगा, रक्त तक जाएगा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा हर तरफ जाएगा वो मंत्र या फिर वो साधना या वो विचार। 40 डेज तक कंसिस्टेंट रह के देख लीजिए। 41वें दिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे थे और वो लगातार मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको वो चाबी मिल जाएगी कि आपकी चाबी तो यही है। तो बूट कैंप में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसी भावना को जिंदा रखने, इसलिए हमारा पहला मुद्दा यही था। दूसरा ये है डायग्नोसिस। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। क्या लिखा हुआ है? नो लेस। बेसिकली ये जो नो लेस का मतलब कोई जानता है? हम किसी से कम नहीं, या नो लेस ना, ये वो नहीं है ना पैसा कम ना सुविधा कम, ये नो लेस है। जितना कम जानेंगे उतना बेहतर जानेंगे, ये है नॉलेज का सिद्धांत। और हम लोग इस नॉलेज के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं किसी से कम नहीं, मेरे को सब आना चाहिए, मैं सब कुछ जानना चाहता है, मैं यहाँ किंग है, मैं यहाँ का भिखू मात्र है, यहाँ फंस जाते हैं। आप जितना कम जानते हैं उतना गहरा जान सकते हैं। पहले से कम जानना उसका मतलब ये नहीं है बेवकूफों की तरह अपना कोर्स कंप्लीट कर देना, ना करना, पीछे बैठे रहना और टाइम पास करते रहना। मेरा कहने का मतलब ये है, टू मच इंफॉर्मेशन किल्स एवरीबॉडी, डॉक्टर भी और मरीज भी। जब आप अपने मरीज से ये डिजर्व कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इंटरनेट का ज्ञान बेवकूफों का ज्ञान है, उसको मत फॉलो करो, वो जो जामुन का सिरका बताया गया वो आपके किसी काम का नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे बीमार होकर आ रहा है? वो बीमार होकर आ रहा है टू मच इंफॉर्मेशन लेके, रील्स से, शॉर्ट्स से, वीडियोस से, यूट्यूब से, मोहल्ले के लोगों से। जब आप उससे ये बोल रहे हैं कि उतना इंफॉर्मेशन आपके लिए सही नहीं है क्योंकि आप एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाओगे, एग्जैक्टली आप पे लागू होता है। हम लोग सब जानना चाहते हैं,
क्योंकि ऐसी हमारी परवरिश होती है 4 साढ़े 5 साल की। सब कुछ हमको आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए सिर्फ ग्रेजुएट होने के लिए। वैद्य बनने के लिए किसी एक चीज का बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए, किसी एक सिद्धांत का जिसके भरोसे आपका जीवन चले। जैसे उस वैद्य का जो सिर्फ त्रिफला से इलाज कर रहा है, जैसे उस वैद्य का जो सिर्फ यज्ञ करके लोगों को ठीक कर रहा है, जैसे उस वैद्य का जो सिर्फ विधि कर्म करके लोगों को ठीक कर रहा है, उस वैद्य का जो अग्नि कर्म करके ठीक कर रहा है, या उस तांत्रिक का जो मंत्र फूंक करके किसी का जॉन्डिस उतार रहा है, जिसके मरीज ठीक हो रहे हैं, ये वैद्य भी नहीं है। मंदिर अनेक हो सकता है, लेकिन गर्भगृह में एक ही ईश्वर बैठता है। मंदिर बहुत चीजों का हो सकता है, पर जैसे जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते जाते हैं आपको सिर्फ एक चीज दिखती है, आगे सिर्फ शिवलिंग ही दिखती है, क्या भगवान विष्णु लेटे हुए दिखते हैं। ये जो नो लेस का सिद्धांत है, इसको जितना गहराई से हम समझेंगे उतना हमारे पास स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता आती है। वरना आप जितने रोग पढ़ेंगे आपको रोगी में एग्जैक्टली उतने रोग दिखेंगे, और आप कभी डायग्नोस ही नहीं कर सकते इसको हुआ क्या है। इसको तो ना पित्त के लक्षण है, अरे इसको तो अनाता हुआ, इसको लगा डिस्मेनोरिया है, इसको ज्वर को आप डिस्मेनोरिया लिख देंगे, पीसीओडी लिख देंगे। इसका सिद्धांत होता है, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं जो ये बिलीव करता है कि हमें एलोपैथी का ज्ञान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों हो भाई, हमें दवा लिखनी है कि हमें डायग्नोसिस बनानी है, उन पे जितना समय आप दे रहे हैं उतना ही समय आपको सूत्र स्थापित देना था, पर हमने नहीं दिया तो आउट ऑफ गिल्ट हमको वो भी आता है, इसलिए हम पढ़ रहे होते हैं। या फिर ऐसे लेक्चरर या प्रोफेसर मिल गए होते हैं जो आपको थोप रहे होते हैं, ये भी करो तुमको ये करना है वो करना है। एग्जैक्टली उतना ही समय अगर सूत्र स्थापित देते हैं तो हमें बहुत आसान सा फंडा दिखता है जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है संतर्पण और अपतर्पण। पूरी दुनिया आयुर्वेद के 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, संतर्पण अपतर्पण, संतर्पण पे अपतर्पण पे। एक जगह लघुता है, एक जगह गुरुता है। सिर्फ छोटे से फंडे का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं और उससे रिजल्ट आया। संतर्पण और अपतर्पण सूत्र से बाहर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, यही है, आ जाता है आपको 18वें 19वें 20वें 11वें 12वें सब चैप्टर में है, सब कुछ यही है। संतर्पण अध्याय ही है 22वां मेरे ख्याल से, नहीं शरद में 22वां ना, 22वां है 22वां चरक 21 में अष्टोनी देती है, 22वां संतर्पण। हाँ, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड होगी ना, संतर्पण और अपतर्पण पे। जितने रोगी मिलेंगे या तो आप इससे पीड़ित है, या तो आप इससे पीड़ित हैं, या तो एक साथ दोनों से पीड़ित है। सूर्य, चंद्रमा, सुषुम्ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वात, पित्त, कफ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, संतर्पण, अपतर्पण, संतर्पण, अपतर्पण। टेक्निकली चीजें बहुत सिंप्लीफाइड हैं। वो आप घुसना शुरू करते हैं अंत तक। दूर से आपको बहुत जंगल दिखाई देता है, और जंगल में छोटा सा मंदिर है सूत्र स्थान, इसलिए लोग निकल ही नहीं पा रहे वहां से, उस मंदिर से। आपके पास जब रोगी आता है तो इन दोनों में से किसी एक अवस्था का ही होता है अक्सर 95%। अगर आप बहुत किस्मत वाले हैं तो 5% मिल जाएंगे, और अगर आप बहुत ही बेसिक बहुत अच्छे वैद्य हैं तो आपको 95% लोग इसी अवस्था से मिलने वाले हैं। कैसे मरीज आएंगे? पीसीओडी लिखा है इसीलिए आजकल खूब चल रहा है पीसीओडी। पीसीओडी 2 प्रकार का है, पतले रूप में होता है, मोटे रूप में होता है। या तो ये अपतर्पण वाला पीसीओडी है, या तो ये संतर्पण वाला पीसीओडी है। तो आचार्य में लिखा है कि अगर किसी को संतर्पण है तो उसका अपतर्पण कर दो, और कहीं लिखा है अपतर्पण है तो कहीं संतर्पण कर दो। चाहे वो ज्वर हो, चाहे वो पीसीओडी, फीवर हो, टाइफाइड हो, और कोई रोग का नाम लीजिए, कोई भी हेडेक हो, किसी को शिरोशूल हो, और कुछ बताइए, सांस एस्मा हो, सांस का रोगी हो, और कुछ पाइल्स हो किसी को, अर्श हो, और कोई रोग का नाम लीजिए, कोई जो पेशेंट आप आसपास देखते हो आपके, थायराइड हो, हार्ट के पेशेंट हो, उधर रोग पीड़ित हो। टेक्निकली 2 ही टाइप के आपको पेशेंट मिल सकते हैं, या तो संतर्पण या तो अपतर्पण। जो पारंपरिक इमेज है संतर्पण की, एक हाथी जैसा आदमी है और वो बीमार है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। रोग संतर्पण अपतर्पण होता है, रोगी नहीं। रोग का संतर्पण अपतर्पण होना और रोगी का होना अलग अलग होता है। आप
आप इमेजिन कीजिए कि इस कैंपस को हम झाड़ू से साफ कर रहे हैं, मल को जगह जगह से निकाल कर इकट्ठा कर रहे हैं। जिस जगह इकट्ठा किया वो संतर्पित है, जहां से इकट्ठा किया अब वो अतर्पण हो गया। सिंपल सा इसका फंडा है। जब भी कोई थायराइड का पेशेंट आता है और बढ़े वजन के साथ या फिर ऐसे सिम्टम्स के साथ जो संहिता में लिखा है, गुरुता उत्पन्न करे, विंगड़ कर्म के साथ आता है, ऑटोमेटिक विंगड़ कर्म के साथ, तो उसमें हम अतर्पण कर्म कर रहे होते हैं, ज्वर की चिकित्सा कर रहे होते हैं, काढ़े के रूप में ऊष्ट चीजें दे रहे होते हैं, कभी कभी दिग्विजय पाचन औषधियां दे रहे होते हैं। उसकी शुरुआत तो सूत्र स्थान से ही हो जाती है, सारी औषधियों की शुरुआत। और ऐसे ही आते हैं अतर्पित, पतले दुबले, पेट से पीड़ित, झुके हुए, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हुई, बेहोश हो रहे हैं, बात बात पे पूरी तरीके से झाड़ू लगी है पेट की, तो हमें उनकी बॉडी में इकट्ठा करनी है चीजें। डिफिशियंसीज, विटामिन B12 डिफिशियंसीज, ये सब खूब चल रहा है सब ना। उनके लिए क्या है? उनके लिए हमें चीजें इकट्ठा करनी है, यानी टिके बॉडी में, विंगड़ करना। उनको ऐसी औषधियां देनी चाहिए जो बॉडी में हल्की गुरुता उत्पन्न करे, ठहराव उत्पन्न करे। ब्यूटी लाइज द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज। ट्रीटमेंट पार्ट बहुत आसान है, पर हम देख ही नहीं पा रहे हैं बॉडी में हो क्या रहा है। हम लगातार वही चिकित्सा सूत्र दे रहे हैं, जो हमने पढ़ी है पारंपरिक तौर पर, और वहीं से हम लगातार मात खाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 10 मरीज अगर आप देख रहे हैं, उसमें से एक मरीज को सिर्फ ये डिसाइड कर लीजिए कि 4 बजे वाला मरीज होगा, उसको मैं सिर्फ संतर्पण और अतर्पण इसकी बॉडी में देखूंगा और वही चिकित्सा करूंगा। ये रोज 4 बजे आपको जो मरीज मिले उससे चिन्हित कर लीजिए और 40 डेज 40 दिन तक इसको करके देख लीजिए। इस चीज की लघुता, सिंपल से दीपन पाचन, लंघन दीपन पाचन, इससे अतर्पण होता है, विंगड़ कर्म, स्नेहपान, स्नेहान, अभ्यंग, जहां पर हम वायु का श्रवण कर रहे होते हैं वहां विंगड़ कर्म हो रहा होता है। सिर्फ इस सिद्धांत से किसी भी रोग का 40 डेज के लिए ट्रीटमेंट करके देख लीजिए। सिंपल सा, कुछ और सोचना ही नहीं है, चाहे वो हेड से रिलेटेड होता है, कुछ भी आ रहा है। अगर आपको लगता है कि अभी बेहतर महसूस कर रहा है, दैट मीन्स कि आपने वो इसमें देखा है जो पहले किसी कहीं नहीं देखा है, और उसको सिद्धांत की तरह 100 मरीजों में ट्राई करना शुरू कीजिए, 100 पेशेंट्स पे, तब जाकर उसे सिद्धांत बनाइए। 10 मरीज ठीक हो गया, उसको सिद्धांत मत समझ लीजिए, वो ऐसे भी ठीक हो सकता था शायद। इसीलिए 100 पेशेंट लॉजिक, 4 PM 100 पेशेंट लॉजिक को कैरी ऑन कर सकते हैं, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही। जरूरी नहीं कि वो पेशेंट बाहर से आए, आपकी मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, कोई रोग तो सबको है दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको रोग ना, मेरे किडनी स्टोन है, रोग तो सबको है। हम देखते हैं किस तरीके से चीज़ों को, उस प्रकार से हम आगे डिसाइड कर सकते हैं संतर्पण और अतर्पण को। इसकी पूरी जानकारी 18वें, 19वें, 20वें, 22वें चैप्टर में भरपूर दी गई है, उसे पढ़िए, देखिए कि संतर्पणगत रोग होते कौन कौन से हैं, अर्श किस में आता है, ज्वर किस में आता है। किसी व्यक्ति से मत उम्मीद कीजिए कि आपको नोट्स में लिखा के बताएगा। मैं आपको रेफरेंसेस बता सकता हूँ और मेरा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग हो सकता है और आपका बिल्कुल अलग हो सकता है। शायद जो मेरे पेशेंट आपके पास चले जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं, तो पेशेंट का कोई धर्म ही नहीं होता, वो तो वही जा सकता है। अब मुझे तो मेरे को सीखना है ना, मेरे को अपना प्रैक्टिस बेहतर करनी है, तो इसलिए आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अपना भाव से। जिस भाव से आप पढ़ते हैं, आपको सारे जवाब उसके इर्द गिर्द मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे कभी कभी धनंजय, मुझे कभी कभी शुभम, कभी कभी दीपक, प्रशांत, मानवेंद्र, सौरभ कोई ऐसी चीज़ बता देते हैं जो जहाँ पे दिमागी मेरा कभी नहीं जाता। कहने को जूनियर है, पर हमने बहुत चालाकी सीखी हुई है कि अपने आसपास अपने बेहतर लोगों को रखो और कॉपी करते उनको काम करने दो, जिससे आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरे को कोई ना कोई किताब से ऐसा रेफरेंस ला के दे देते हैं, जैसे भास्कर। हम लोग बात कर रहे थे काशी में कैफे में बैठ के कि हम लोग को चीज़ों को लेकर बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए और बहुत आसानी से हर चीज़ साथ में होनी चाहिए। इन्होंने मेरे को बताया कि अष्टांग में इसका रेफरेंस है सूत्र स्थान में। इन्होंने मेरे को श्लोक बताया, कोट करके बताया कि हम लोग जो बातें, सिद्धांत की बातें कर रहे हैं, चरक संहिता आयुर्वेदिक लौता ऐसा आयु का ज्ञान है जो सिर्फ चिकित्सा की बात ही नहीं कर रहा, वो आपको खाना पीना, आपके दोस्तों के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि वैसा मान रहा है कि रोग अगर आपके पास आ रहा है तो सिर्फ रिपोर्ट ठीक मत करिए, उसकी रिपोर्ट कभी आप ठीक भी नहीं कर पाओगे, वरना लाल पैक है फिर नई रिपोर्ट आपके लिए ला के दे देगा। अब तो इनका वाइटामिन बिगड़ा हुआ है, आप ठीक करके दिखाओ, आपका जीवन बीत जाएगा, पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाएगा।
वही काम आप भी कर रहे हैं, वही काम दूसरा भी कर रहे हैं, कभी ठीक नहीं होगा। डोंट ट्रीट डिसीजेस, ट्रीट पीपल। इसीलिए मंत्र इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दर्शन इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को समझना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रियल प्रॉब्लम सासू माँ है, खाना नहीं है, क्योंकि सासू माँ खाती है रात में 11 बजे, तो ही खाती है, सासू माँ खाने के बाद खाती है। प्रॉब्लम कहीं और है, हम लोग सॉल्व कहीं और कर रहे हैं, उसको बड़ा बड़ा ज्ञान देने की बातें कर रहे हैं। तो इससे हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए संतर्पण और अवतर्पण, इसको आपको 22वें अध्याय से पिक करना है कि कौन कौन से रोग होते हैं, और यही वो रोग आपको दिखेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो आपके ओपीडी में एक्चुअली में आते हैं। एक्चुअली में वही आते हैं, छुपी हुई अवस्था में, आवरण के साथ भी आ सकते हैं, बिना आवरण के भी आ सकते हैं, पर रहेंगे वो वही 22वें चैप्टर के सारे रोग। मैंने आपको नॉलेज के बारे में बताया ना, किसी एक चीज को पढ़िए और गहराई से पढ़िए, पूरी शिद्दत से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी वो हासिल करिए। आपके मित्र कहाँ जा रहे हैं सीखने, या क्या उनको कितना आपसे अधिक आता है, वो उस वक्त में अधिक आता है। आपकी रेस भले लेट शुरू हुई है, पर अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आपकी भूख ज़्यादा है, तो आपकी गति बेहतर होगी उनसे। कम टाइम में आप ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। अक्सर हम लोग को मालूम होता है कि हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, कि और भी अच्छी बात है। आपने घर घर का पानी पिया होगा, आपको पता है कि क्या नहीं करना है। आगे वालों के अंदर जल्दी अहंकार आता है, जिन्हें जल्दी चीज़ें पता चल जाती है, वो अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं, और अहंकार उनको दाब के खत्म कर देता है। बल्कि आपने अपमान झेला हुआ है, चीज़ें देखी हुई हैं, तो आपकी ग्रोथ बैम्बू जैसे होती है, बांस जैसी होती है, दिखाई नहीं देती है, पर जब दिखाई देती है तो बहुत अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है, अचानक आप फूटते हैं। मनोज वाजपेयी लोग 12-12 साल तक स्ट्रगल करते हैं, अब स्टार बने, वरना वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। इसी प्रकार से एक वैद्य का भी एक 10 साल का स्ट्रगल होता है, अपने अपने हिस्से का आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और ये प्रोसेस आप स्किप नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं चबाना। आपने चबाने के प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते। जादू नहीं हो सकता, रील में वायरल हो सकते हैं, रियल में नहीं, पकड़े जाएंगे। अगर आप फेक हैं, या फिर आप इतना सा आता है और आप प्रफुल्लित हैं उसी को लेकर, तो एक समय के बाद बहुत प्रत्यक्ष हो जाएगा, पकड़े जाएंगे आपको रोगी ठीक होना बंद हो जाएगा। हम ये सब इसलिए थोड़ा ग्लैमर दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारे रोगी ठीक हो रहे हैं। अब कंसल्टेशन इसलिए लेते हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, कंसल्टेशन से पैसे आते हैं, उसको उड़ा रहे हैं सब कैम करके एक तरीके से। तो जो प्रोसेस है वो तभी हो रहा है, वो जो कंसल्टेशन से सारा मामला हो रहा है, रोगी से आ रहा है सारा का सारा। और हम लोग इसीलिए इस प्रोसेस को या बूट कैंप को करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझ सके, उसके भाव को समझ सके, क्योंकि हमारा विजन बहुत ब्रॉड है, हमें सेवाएं तैयार करनी है। शायद ऐसा हो कि बूट कैंप के बाद हम आपके मैसेज रिप्लाई भी ना करें, हमारा काम सिर्फ एक दिन का है, 365 दिन 64 दिन का नहीं है। आपको अपना काम अपनी अपनी यात्रा में खुद निकलना पड़ेगा, अपने कछुए आपको स्वयं बनना है, क्योंकि आपकी रेस खरगोश से है वाकई। जिनके पास इंग्लिश की ताकत है, जिनके पास गूगल की ताकत है, जिनके पास विकिपीडिया है, जिनके पास सब कुछ है, हम लोग कछुए हैं। हम लोग को रोज रेस तो पहले शुरू करना है। मैं अपने मरीज देखूंगा, मैं आपके मरीज को थोड़ी नहीं ठीक कर सकता, इसलिए आपको अपनी यात्रा स्वयं शुरू करनी पड़ेगी। भाग्य के भरोसे नहीं करने का, यहाँ से करना है, हाथ से करना है। इसीलिए एक जानिए, पर्याप्त जानिए। हम सबका व्यक्ति के रूप में गुरु अलग अलग हो सकता है, पर संहिता के रूप में सिर्फ एक गुरु होती है। इसीलिए जब भी कोई ऐसा बोलते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला या नहीं मिला, मक्कारो फर्स्ट ईयर से थी आपके पास, फर्स्ट ईयर से थी है, और आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप किसी व्यक्ति के अंदर वो गुण तलाश रहे थे। उन्होंने हमें बताया है, विमान स्थान में लिखा है ना, सन्नो ही लोगों को बुद्धिमत्ता बचा गया। जब आप बुद्धिमान होते हैं तो चीटियों से भी सीख सकते हैं, आपको व्यक्ति नहीं चाहिए सिखाने के लिए। इसलिए नॉलेज, उसके बाद गिव अप त्याज्य होगी। हम लोग अपनी प्रैक्टिस के स्टार्टिंग में होते हैं तो हम लोग सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, हमारे सभी मरीज ठीक हो, और हम किसी को भी मिस नहीं करना चाहते। इसलिए हम कभी कभी दस्तरखान बन जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, घिस जाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी इज्जत को तराजू में रख देते हैं, और वो भी उसका उपहास बना देता है। आप दमन सीने में लात रख के आगे बढ़ जाता है। इसीलिए त्याज्य रोगियों को पढ़िए। कौन होते हैं त्याज्य रोगी? जिनकी आचार्यों ने कहा है कि चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा मेडिकल शास्त्र जो आपके लिए बोल रहा है, इसका इलाज ही मत करो, उस सोच के बोल रहा है, क्योंकि उससे मिलता है अपयश। क्योंकि आज से पहले हमारे सीनियर्स की गलतियों की वजह से आयुर्वेद की बदनामी बहुत हुई है। किसी भी तरीके से आयुर्वेद को किसी को भी दे रहे हैं, जो उसको गलत जगह ले जा रहे हैं।
किसी ऐसे रोगी का इलाज कर दे रहे हैं जो आपकी बात सिर्फ सुन रहा है और घर जाके आपका मजाक बना रहा है। ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे सीनियर्स को पहचानिए, ऐसे जूनियर्स को पहचानिए, ऐसे लेक्चरर्स, ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे फैमिली वालों को पहचानिए और डिस्टेंस बनाइए कि आज जो रोगी सिर्फ रोगी के रूप में नहीं होते हैं, घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, मोहल्ले में होते हैं। बात ही नहीं करने का, एटीट्यूड पे रहिए भाई, ऑनेस्ट पे रहिए। तुमको एक्सप्लेन ही नहीं करना है कि आयुर्वेद काम करता है नहीं करता है। जब तुम बीमार रहोगे, जब नहीं होगा ठीक, तो मैं तुमसे बात करता हूँ। हमको तुम्हें डिबेट या साबित नहीं करने का। अपने अंदर का जो गुस्सा है वो चिकित्सक के रूप में निकालिए, व्यक्ति के रूप में नहीं। इसीलिए त्याज्य रोगियों को पहचानना जरूरी है। तभी आप, जब आपको पता चल जाएगा कि आपको किनका इलाज नहीं करना है, तो आपसे भिड़ना वो लोग शुरू करेंगे जो इलाज जिनका होना है आपसे। इसीलिए आवेश में आके सभी एक्सेप्ट मत कीजिए। हमने इसीलिए जो हमारी पेशेंट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट रखी है। वो देखा होगा इंस्टाग्राम में लिखा हुआ 8 पेशेंट पॉलिसी लिखा हुआ है, बड़ा बढ़िया लगता है। लॉजिक उसका यही है कि सभी का इलाज ही नहीं करना है। 8 पूरे, आप लोग घर जाइए, कल आइए, देखते हैं। इससे एक्सक्लूसिविटी भी बनी रहती है। डॉक्टर साहब सबका इलाज नहीं करते। अरे यार जी बहुत मशीन है, वहाँ पे लंबा इंतजार करना पड़ता है, सभी का इलाज ही नहीं करेंगे। ये गर्व की बात भी आपके लिए होनी चाहिए और आपके लिए आपका एक सिस्टम भी होना चाहिए जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केटिंग के रूप में भी। त्याज्य रोगी कंसेप्ट से बहुत तेज खाने की महक आ रही पीछे से। त्याज्य रोगी का जो कंसेप्ट है वो हम जगह जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मित्रों के रूप में भी, सीनियर्स के रूप में भी, जूनियर्स के रूप में भी। ये आता है, प्लांट्स भी इस्तेमाल करते हैं, पौधे इस्तेमाल करते हैं। जो सेल वॉल होती है प्लांट की वो सेमी परमेबल होती है, पर एनिमल सेल वॉल सेमी परमेबल नहीं होती है। बायो का 8th क्लास का ये नियम है। एलोपैथिक जब शुरू नहीं हुई है, 8वीं क्लास के बच्चे को ये बताया जा रहा है कि जो प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। प्लांट सेल सेमी परमेबल होता है, यानी कि उसको पता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, वो सेलेक्टिवली अलाउ करता है न्यूट्रिशन को। और एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनिमल हम लोग हुए, प्लांट्स हमसे काबिल हैं। प्लांट्स को पता है कि उनके लिए सॉइल से कितना उनको आयरन चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, कितना नाइट्रोजन चाहिए, पर हमें नहीं पता। हम लोग सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, हम लोग सब कुछ खाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, सारे मजे भी लुटना चाहते हैं और बीमार भी नहीं होना चाहते हैं। ऐसे ही इसीलिए इंसान ज्यादा घटिया बीमारियों से पीड़ित रहता है, प्लांट्स नहीं। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप अपने आत्मसात करिए और प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कीजिए अपनी चिकित्सा में। ब्रेक लेते हैं और वापस से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हमें इशारा हो गया चाय का, एक अच्छी सी चाय पीकर वापस लौटिए। मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। बहुत देर से बैठे हैं और बैठने वाले वैद्य हमें पसंद नहीं हो रहा। थोड़ा चला जाए, थोड़ा कैप्टन का इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोगों को पसीने भी आ रहे हैं, दम निकल रहा है, गर्मी लग रही है, तो अब आपको हम ले चलेंगे। जैसे आप चाय कंप्लीट करेंगे, जितनी जल्दी चाय कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों से मेहनत मजदूरी और नरेगा में काम करेंगे, दिहाड़ी पे। जब तक हाथ में छाले ना निकले वो